आप सभी को पता होगा कि आईएनएस विक्रांत की अभी सी ट्रायल को शुरू किया गया था, लेकिन सवाल ये कि अभी आईएनएस विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू किए गए 5 दिन भी नहीं हुआ था, तो किस वजह से अभी इसको वापस बुलाया जा रहा है? क्या आईटीबीपी को अभी अफगानिस्तान में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है? चाइना अभी किस वजह से तिब्बतियंस की जीन्स को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है और तिब्बत रीजन में चाइना की तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट्यू जेनेटिक बैंक को बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक स्पेशल टाइप की शेल्टर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किए गए हर एक जवान को अभी 6716 राइफल से इक्विप किया जा रहा है। और अंत में 15 अगस्त से पहले ही इसरो की तरफ से GISAT-1 को लॉन्च करने की तैयारी किया जा रहा है, जिसकी लॉन्च शेड्यूल अभी तक लगभग 2 से 3 बार पोस्टपोन किया जा चुका है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि 4 से 5 दिन पहले ही इंडियन नेवी की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू किया गया था और तब से इसको लेके इंडियन मीडिया में काफी हाइप चल रहा था। लेकिन आज अचानक से आईएनएस विक्रांत को वापस अपने होम पोर्ट पर बुलाया जा रहा है। तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या आईएनएस विक्रांत में कुछ इश्यूज सामने आए जिस वजह से इसकी सी ट्रायल को बीच में ही रोका जा रहा है। तो देखा जाए तो वैसी कोई बात नहीं है। अभी इसकी जो ट्रायल किया जा रहा था वो इसकी इनिशियल सी ट्रायल था, जिसमें आईएनएस विक्रांत की प्रोपल्सन सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेक किया गया था। यानी कि वेसल की प्रोपेलर उसको पावर करने वाले सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम मतलब शिप में जो जनरेटर्स हैं वो रनिंग कंडीशन में यानी कि लोड पड़ने पर सही तरीके से पावर को जनरेट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ये चेक किया जा रहा था। और साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था यानी कि जो पावर को जनरेट किया जा रहा है उसको सही तरीके से शिप की हर एक यूनिट में पहुंचाया जा रहा है या फिर नहीं, उसको चेक किया जा रहा था। और नेवी के मुताबिक जो सभी ट्रायल किए गए थे वो सक्सेसफुल पाए गए हैं और हमारे सभी सिस्टम अभी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद भी इसकी सी ट्रायल जारी रहने वाली है और ये एक बेसिक ट्रायल था, जिसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि आगे चल के इसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाएगा, लैंडिंग किया जाएगा, टेक ऑफ कराया जाएगा और आगे चल के हेलीकॉप्टर्स को भी इससे ऑपरेट किया जाएगा। और जो लिफ्ट्स हैं वो ठीक तरीके से काम करते हैं फिर नहीं करते हैं। मेनली इनको एयरक्राफ्ट को डेक पर लाने के लिए इस्तेमाल किया था या फिर डेक से हैंगर में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इसको चेक किया जाएगा। लेकिन अभी मैंने कुछ डिफेंस साइड में देखा था और ट्विटर में भी देखा था कि आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है कि ये साइज में थोड़े छोटे हैं, जिस वजह से ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या F-18 जैसे फाइटर जेट को लिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे बेकार के तर्क हैं। इनको कोई काम धंधा नहीं होता और घर में फोकट में बैठे रहते हैं और खुद को OSINT एक्सपर्ट बताते फिरते हैं और हर एक चीज में कोई ना कोई खामी निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उसी बात को लेके बाद में डिबेट शुरू हो जाता है और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। अभी आईएनएस विक्रांत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डिजाइन किया गया था, जिनको अच्छी तरीके से पता है कि हम किस टाइप के फाइटर जेट को इससे ऑपरेट करने वाले हैं, इनकी लेंथ कितनी होने वाली है और विंग्स को फोल्ड करने का क्या सिस्टम होने वाला है। तो उन्होंने उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया है और बाकी ये जो ट्विटर एक्सपर्ट इस पर डिबेट कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगला अपडेट अफगानिस्तान को लेके। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी हालात काफी खराब चल रहे हैं और अफगानिस्तान आर्मी और तालिबान के बीच अभी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इसी बीच कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है कि क्या भारत को अभी अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना चाहिए और हर बार भारत की तरफ से इसे इनकार किया गया है और अफगानिस्तान की तरफ से भी बताया गया कि अभी ऐसे हालात नहीं है जहां पर अफगानिस्तान भारत से सैन्य सहायता मांगने वाला है। पर आज टाइम्स नाउ की तरफ से दी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटीबीपी की तरफ से भी अफगानिस्तान में डिप्लॉयमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा था और आईटीबीपी के लगभग 30 जवानों की तरफ से इसके लिए अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन को दर्ज किया गया था कि उनको अफगानिस्तान में डिप्लॉय करने के लिए इजाजत दे दिया जाए। उनका ये कहना था कि उनको अगस्त 2020 में अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया गया था और इनको अफगानिस्तान में हमारी जो एम्बेसी थी वहां पर सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किया गया था। लेकिन जब अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो भारत की तरफ से अपने सभी डिप्लोमेट्स को कंधार से भारत वापस बुला लिया गया था। फिर उन्हीं के साथ ही जो सिक्योरिटी पर्सन्स थे उनको भी वापस लाया गया था। पर अभी ये जो आईटीबीपी के ऑफिसर्स थे उनका ये कहना है कि हालांकि अभी हमारे डिप्लोमेट को वापस बुला लिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे एम्बेसी वहां पर ओपन है
और अभी भी अफगानिस्तान में हमारे लोग मौजूद है, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी सेफ्टी के लिए वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। नॉर्मली जो डिप्लॉयमेंट वगैरह होती है वो कम से कम 2 से 2.5 साल के लिए होता है, लेकिन इनको अभी 10 महीने के बाद ही वापस बुला लिया गया था। इसी वजह से वो वापस अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। हालांकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया था और उनको अभी अफगानिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। अब वो अफगानिस्तान किस वजह से जाना चाहते हैं ये फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मे बी फॉरेन डिप्लॉयमेंट में जाने वाले सोल्जर्स को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता रहता है, जिस वजह से वो अफगानिस्तान जाने की बात कर रहे थे और अपनी जो रेगुलर डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जो अलाउंस मिलने वाला था वो आगे चल के नहीं मिलने वाला है। अगला अपडेट चाइना को लेके। आप सभी अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि चाइना की लापरवाही की वजह से और कीड़े वीड़े खाने की शौक रखने की वजह से या फिर चमगादड़ वगैरह खाने की शौक रखने की वजह से अभी पूरे दुनिया भर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये बात अब काफी हद तक साफ हो चुका है कि चाइना की तरफ से भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने की कोशिश किया जा रहा है और प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी वजह से ही पिछले 2 साल से हम सभी लोगों को मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। अभी कुछ रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया कि चाइना की तरफ से अभी तिब्बतियंस की जेनेटिक्स को लेके कुछ स्टडी वगैरह किया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू ह्यूमन जेनेटिक रिसोर्स का एक बैंक को बना चुका है, जिसे कुंगहाई रीजन में बनाया गया है और इसको मेनली प्लेट्यू रीजन में होने वाले डिजीज को लेकर स्टडी किया जा रहा है और किस तरीके से प्लेट्यू रीजन में होने वाले डिजीज को रोका जा सकेगा और हेल्थ सपोर्ट कैपेबिलिटी या इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जा सकेगा, इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में चाइना की तरफ से लगभग ऐसे 1 लाख से भी ज्यादा तिब्बतियन लोगों की जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और यहाँ पे स्टोर किया गया है और इसमें पीपल लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम भी शामिल है। अब चाइना का कहना है कि तिब्बतियन रीजन में जो बीमारी होती है उससे लड़ना काफी मुश्किल होता है और इस रीजन में चाइना के जो सोल्जर्स होते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको चाइना लद्दाख फेस्टिवल के दौरान अच्छी तरीके से समझ चुका है। इसी वजह से वो अभी तिब्बतियंस की जीन्स को स्टडी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चल के इस रीजन में डिप्लॉय करने वाले सोल्जर्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर पाए और इस रीजन में ऑपरेट करने के लिए शारीरिक रूप से उनको तैयार कर सके। इसके अलावा वो अभी तिब्बतियंस को सीधे तौर पर अपनी आर्मी में इंडक्ट करने की भी कोशिश कर चुके हैं। साथ ही आगे चल के जेनेटिकली एडवांस सोल्जर्स को भी डेवलप करने की चाइना कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के चीफ जनरल एम नरावने ने अभी गोवा सीपेड लिमिटेड के विजिट पर गए हुए थे, जहां पर अभी इंडियन आर्मी के लिए 12 फर्स्ट पेट्रोल वेसल को बनाया जा रहा है। इनको मेनली इंडियन आर्मी की तरफ से पांगोंग लेक में इस्तेमाल किया जाएगा और पिछले साल जब भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ चल रहा था उसी दौरान इन बोट्स को खरीदने का फैसला किया गया था। इसके लिए लगभग गोवा सीपेड लिमिटेड के साथ 65 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें 12 फर्स्ट पेट्रोल क्राफ्ट को बनाने का फैसला किया गया था। इन बोट्स को अभी फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसमें मॉडर्न मशीन गन के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को भी इंस्टॉल किया गया है। अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल एम नरावने को गोवा सीपेड लिमिटेड की तरफ से इन बोट्स की प्रोटोटाइप को दिखाने के साथ साथ इनका डेमो और कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्योर के बारे में जानकारी दी गई थी और बताया गया है कि जो बोट्स है इनको पूरी तरीके से हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है और इसमें कोई भी इंपोर्टेड आइटम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से। एएनआई की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब हमारे जितने भी फॉरवर्ड लोकेशन है वहां पर एक स्पेशल टाइप की मॉड्यूलर शेल्टर्स को बनाया जा रहा है, जिनको जरूरत पड़ने पर तुरंत ही बनाया जा सकता है या फिर शिफ्ट किया जा सकता है। अभी हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना धीरे धीरे पीछे जाने लगा है, पर अगर फिर कभी फ्यूचर में चाइना को ऐसे दौरे पड़ते हैं और वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो हम तुरंत ही फॉरवर्ड लोकेशन में अपनी डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। इन स्ट्रक्चर का नाम फर्स्ट इरेक्टेबल मॉड्यूलर शेल्टर या शॉर्ट में इनको FEMS कहा जा रहा है, जिनको बनाने में लगभग 4 दिन से लेके 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है और इनमें एक ही बार में 40 के आसपास सोल्जर रह सकते हैं। और इन स्ट्रक्चर की खास बात ये कि लगभग -35 से लेके -40 डिग्री के टेम्परेचर में भी ऑपरेट किए जा सकते हैं और इनके अंदर जो टेम्परेचर रहने वाली वो नॉर्मल रहने वाली है। इसके अलावा अभी इंडियन आर्मी के जितने भी जवानों को लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया गया है उन सभी को US मेड 6716 असॉल्ट राइफल के साथ साथ स्विस मेड MP9 पिस्टल गन से इक्विप किया जा रहा है। 6716 के बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये काफी खतरनाक राइफल है, जिसको असॉल्ट राइफल नहीं बल्कि बैटल राइफल कहा जाता है और इसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 600 मीटर के आसपास है और इसको चाहे तो हमारी आर्मी DMR के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी आर्मी की तरफ से ऐसे लगभग 1.5 लाख राइफल को खरीदा जा चुका है और 2 बार इनको अलग अलग बैच में खरीदा जा चुका है।
अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि इसरो इस साल की शुरुआत से ही GISAT-1 को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्च से आज तक इसके लॉन्चिंग को बार बार डिले किया जा रहा है और हर बार इसमें कुछ दिक्कतें सामने आ जाती थी, जिस वजह से इसकी लॉन्च को अभी तक इसरो पोस्टपोन करता आ रहा है। लेकिन अभी फाइनली इसरो की तरफ से GISAT-1 को लॉन्च करने के लिए डेट को फाइनल किया जा चुका है। पहले से ही इसरो की तरफ से भी बता दिया गया है कि वो अगस्त में ही GISAT-1 को लॉन्च करने वाले हैं और अभी इसरो की तरफ से इसके लिए 12 अगस्त को सिलेक्ट किया गया और इसरो की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इसको 12 अगस्त के सुबह के लगभग 5:43 के आसपास श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च करने के लिए अभी GSLV F-10 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका कोड नेम यहाँ पे EOS-3 रखने का फैसला किया गया है। ये सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद ये दिन में धरती के लगभग 4 से 5 चक्कर लगाने वाली है, जिस वजह से ये हर दिन भारत के ऊपर कम से कम 4 से 5 बार होकर गुजरने वाला है और इससे हमें भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत चाइना बॉर्डर पर नजर रखने में काफी आसानी होने वाली है और इससे हमें लाइव सैटेलाइट डाटा भी आसानी से मिलने वाला है। इसके बाद भारत अभी US-4 यानी कि RISAT-1A को भी लॉन्च करने वाला है, जो कि एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली है और ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी मायने रखने वाला है, क्योंकि ये डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है और साथ ही क्लाउड के आर पार भी देख सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।